पहली चीज गोलवलकर जी ने अश्योरेंस दी थी उस वक्त की सिटिंग गवर्नमेंट को कि हम किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हम संलिप्त नहीं रहेंगे। वी आर अ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हम कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेंगे। लेकिन आरएसएस ने अपने इस वादे को तोड़ा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये कौन सा आपके पास किस संविधान के किस अनुच्छेद में किसी पर राजनीतिक प्रतिबंध लगाने का अधिकार? मुझे संविधान का अनुच्छेद दिखाइए विवेक जी, मुझे संविधान का अनुच्छेद दिखाइए किसलिए किसी संस्था पर राजनीतिक। अच्छा देखिए, मेरी एक कोशिश होती है कि आम लोग इन मुद्दों के बारे में क्या समझते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो भी जरा अपनी जनता तक पहुंचाऊं। तो एक बार जरा मैं विवेक जी आप बात कंप्लीट करेंगे, मैं एक बार आ रही हूं आपके पास। उससे पहले एक बार जरा बताना चाहती हूं कि योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस को लेकर क्या कहा है, क्योंकि हाल में जब तौकीर रजा ने कहा कि आरएसएस पर बैन लगा देना चाहिए, आरएसएस आतंकवादी संगठन नाम के पर्चे आ गए निकलकर एक प्रयागराज के मदरसे से, उसके बाद ये पूरी बहस उठ गई। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है जरा चलाइए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है और उन्होंने कहा कि संघ ने राष्ट्रवाद को लोगों में जगाया है और यह भी कि आरएसएस को सांप्रदायिक बताने की एक साजिश रची जा रही है। अब इस देश में कई ऐसे नेता हैं जो आरएसएस की विचारधारा और उस सोच के साथ आगे बढ़े हैं। हम बार बार ये कहते हैं, तो क्या वो एक राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी या आतंकवादी सोच है? सबसे बड़ा सवाल यह है। एक बार जनता से पूछे, जनता की राय चला दीजिए। इस तरह की मांग जो बिल्कुल बेबुनियाद है और मस्जिदों के बाहर जो QR कोड लगाए हैं सरकार को उसे उखाड़ के फेंकना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक देशभक्त संगठन है। आरएसएस पे बैन लगाने के लिए देशद्रोही तो लगातार काम कर रहे हैं कि आरएसएस बैन हो जाए, देश के लिए अच्छे काम ना कर पाएं। जो काम सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, मान लीजिए जो अवैध संपत्ति आपकी है वो सरकार अगर ले रही है तो उसमें गलत क्या है? आरएसएस को एक तरीके से पूरी तरीके से बैन करना चाहते हैं, क्योंकि जो आरएसएस के लोगों को अलग अलग करके उनको बांटा जाए, ये इनकी एक प्रक्रिया चल रही है इस QR कोड के माध्यम से। आज जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनको बचाने के लिए जो लोग लगे हुए हैं वो केवल इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनका व्यक्तिगत नुकसान हो। बोर्ड बचाने की बात ये वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर अनैतिक कार्य होते हैं, उन गतिविधियों को रोकने के लिए वो धर्म की आड़ लेकर इस काम को करने का काम कर रहे हैं। अब ये जो बात बोली गई कि अनैतिक काम होते हैं, अब मैं एक चीज ये पूछना चाह रही हूँ, विवेक जी आप ही के पास आ रही हूँ क्योंकि आप अपनी बात कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन ये जब से शिमला का मामला आया है उसके बाद से ये सवाल और ज्यादा उठने लगा कि ये संपत्ति मस्जिद की ये तो वक्फ के नाम पे थी, वो से इलीगल 4 मंजिल बना दिए गए, वहां पर लोग बसते चले गए, तो क्यों ना वक्फ पर सवाल उठाया जाए? बोलिए। देखो, पहली चीज है उनियाल साहब वरिष्ठ वकील है और उन्होंने जो बोला मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ। वक्फ का क्रिएशन और वक्फ का जो एक्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है, उसमें अपील भी कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल भी है जिसके अंदर सरकार के नुमाइंदे बैठते हैं, एक सिटिंग जज भी बैठता है। आप गूगल पे चले जाइए, उत्तरी दिल्ली में वक्फ के अंदर सरकार का नुमाइंदा कौन है, कौन सिटिंग जज, कौन सा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आपको अभी गूगल पे मिल जाएगा। तो ये कहना कि वक्फ एक मुसलमानों की बॉडी है जिस पे हाथ रख दिया वो उनकी हो गई, ये आप मिसलीड कर रहे हैं। इस चीज को आप लीगली क्वेश्चन कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। तो ये अकाउंटेबिलिटी है वक्फ की। दूसरी बात, आरएसएस की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है? भगत सिंह के खिलाफ जो वकील केस लड़ा था उसके संघ से तार थे, जिसने गांधी जी को मारा उसके संघ से तार थे, जिसने चंद्रशेखर आजाद की मुखबरी करी संघ से तार थे। लेकिन जब इन इश्यूज को कांग्रेस ने रेज किया तो संघ ने बोला कि ये हमारे आदमी नहीं है। संघ ने कभी भी अपने लिस्ट ऑफ मेंबर्स को डिस्क्लोज नहीं किया। मिसचीफ मेकिंग 1947 के पहले से करते आए हैं और इनका कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह दिखाते नहीं है, टैक्सेशन की कोई बात ही नहीं है, एंड स्टिल दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल। और लेफ्ट का तो हमेशा से मानना है कि डिविजिव पॉलिटिक्स की वजह से आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। ये हिंदू मुसलमान की यूनिटी की बात नहीं करते। देखिए, और मैं कानूनी तरीके से बात कर रहा हूँ। या तो आरएसएस रजिस्टर हो, अपने मेंबर्स की लिस्ट पे ये अपना कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाते हैं, ये अपनी मनमानी चलाते हैं, ये तो आप डंके की चोट पर कह रहे हैं। लेकिन जिस वक्फ के बारे में ये जानकारी है कि कैसे दिल्ली की इतनी प्रॉपर्टीज उनके नाम है जिनमें सरकारी दफ्तर भी बने हुए हैं, क्या ये सही नहीं है? क्या ये सही नहीं है? ये संजीव जी बताएंगे, बताएंगे
क्योंकि वो वकील भी हैं। संजीव जी जरा बता दीजिए 3 बातें, क्या ये सही नहीं है कि अगर वक्फ किसी संपत्ति पर हाथ रख दे तो फिर जिसकी संपत्ति है उसे ये साबित करना होता है कि ये संपत्ति मेरी नहीं है? एग्जैक्टली ये देखिए विवेक श्रीवास्तव, अब आप चुप रहना होगा, जवाब दूंगा सुचारिता में। जैसा मैं कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि सुचारिता को ये जो ज्ञान बांट रहे हैं उनसे ज्यादा पता है। शी इज राइट। जब भी कोई बर्डन ऑफ प्रूफ, एक वर्ड है हमारे यहाँ इंडियन एविडेंस एक्ट में, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, जैसे ही वो कहता है वक्त कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, उसकी उंगली उठाते ही वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है। और किसको प्रूफ करना पड़ता है पता है? अरे आप सुनिए, आप अब इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए, मैंने बोला नहीं था। जब ये तरीका नहीं है, आपकी बात तो उन्होंने सुनी। जैसे उंगली उठाते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर आ जाता है कि तुझे प्रूफ करना है मालिक ए, मालिक बी, मालिक सी कि दिस इज योर प्रॉपर्टी। और इसीलिए मैं आपको गोविंदपुर का जो एग्जांपल 3 दिन पुराना बता रहा था, हाई कोर्ट में जाना पड़ा, कोई सुनवाई नहीं है उसकी, बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है और कोई कागज नहीं थे उसके पास। अब दूसरी बात, मार्क्स के अब दूसरी बात, अब कार्ल मार्क्स का ज्ञान बांटने वाले शुरुआत में कहते हैं कि हम फिर क्या डेमोक्रेसी लेकर आए? अरे पुतिन 45 वर्ष से एक छत्र राज करता है, जी जिनपिंग 55 वर्ष से राज करता है, और तुम उनके साथ कहते हो तुम डेमोक्रेसी की बात करते हो। किसकी बात करते हो विवेक? तुम कहते हो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक एक पैसा, सीएजी की एक एक रिपोर्ट, कोई टैक्सेशन, कोई मनोनीत सदस्य, किसी भी तरह का कोई भी आज तक का घोटाला किसी के सामने नजर नहीं आया, जितने दुश्मन होने के बावजूद 4 बार प्रतिबंध लगा। मैं आपकी बात पर फूल चढ़ाता हूं, मैं आपकी बात पर फूल चढ़ाता हूं। 4 बार प्रतिबंध लगे, 4 बार इंदिरा गांधी जी ने प्रतिबंध लगाए, कांग्रेस सरकार ने प्रतिबंध लगाए, पर चारों बार अपने आप को उस समय की सरकार के सामने, जब किया आपको देखिए इमरजेंसी के टाइम पर जब कम्युनिस्टों को तुमको भी बंद कर दिया गया था, तब भी अपने आप को क्लैरिटी से अपने आप को प्रूव करते हुए, अपने आप को एविडेंसेस को प्रूव करते हुए 4 बार प्रतिबंधों को बिल्कुल सिरे से खारिज करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संसार का सबसे बड़ा एनजीओ है, रिकॉर्डेड है। बड़ी मुझे लगता है कि सीधे टू द पॉइंट बात करते हैं। जब हम कहते हैं, प्रेम शुक्ला जी और विनोद बंसल जी, मैं जरा पूछना चाह रही हूँ टू द पॉइंट मुमताज जी से, कि जब जो लोग बोलते हैं कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगे या फिर बैन होना चाहिए आरएसएस, क्या आपत्ति क्या है? आपत्ति क्या है? नहीं, अब आप रजिस्ट्रेशन देखिए ऐसा है कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं कहता कि उस पर पाबंदी लगे, बैन लगे, मैं इसके हक में नहीं हूँ। हाँ। और ना ही मैं उसे कोई आतंकवादी ये सब कहता हूँ। हाँ। लेकिन मैं हमेशा ये सवाल पूछता हूँ कि अगर किसी तंजीम पे आजादी के बाद बैन नहीं लगा तो आखिर क्या वजह थी कि आरएसएस पर बैन लगा? क्यों लगा? 1948 में लग गया, 1975 में लग गया, जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई 1992-93 में लग गया। आखिर वजह क्या थी? हमें ये कोई नहीं बता रहा है कि क्यों बैन लगाया गया, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई। और जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से जिस तरह से दूरदर्शन पे हमारे एक घंटा सरकारी चैनलों पे जो